हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सीबीएसई के बेसिक वाले पेपर को लेकर, ठीक है, इसमें बेसिक का पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ्स का 23-24 का। ये रहा कोड, आउटसाइड डेली वाला है, ठीक है, बेसिक। अभी इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही होगा। इसमें एक चीज़ काम की है कि पाई 22/7 लेना है, अगर मेंशन नहीं करा है तो। और देखो डायग्राम बना ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है। तो जो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं एनसीईआरटी वगैरह के, अगर डायरेक्ट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी के हैं। बाकी मल्टीपल चॉइस को ट्रिक से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल आंसर से मतलब है। देखिए यहाँ पर पहले वाले पे चलते हैं। अ ट्री कास्ट ए शेडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, हाइट ऑफ द ट्री। एक छोटा सा फिगर बना दें। ये रहा ट्री, ये रहा ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो शेडो है ये 7 मीटर है और ये रहा एलिवेशन। इस ट्री की हाइट बताना है। यहाँ एंगल दे दिया है 45 डिग्री का। तो आपको पता है जब भी थीटा 45 रहता है तो उसके लिए हाइट और डिस्टेंस बराबर होती है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हाइट 7 मीटर हो जाएगी यहाँ से। अदरवाइज 10 45 लगाएंगे तो 10 45 ये होता है 1, हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट 45 पे हाइट डिस्टेंस इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 इज 10 पाई, सेंटर एंगल कितना होगा। इस तरह से ये रहा आर्क, इसकी लेंथ कितनी दे दी है 10 पाई, रेडियस दे दी है 12। तो ये जो सेंटर एंगल है ये पूछा है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2। पाई की वैल्यू नहीं बोला है तो 22/7 लेना है। आर जो कि दिया है 12 और इसकी वैल्यू दी है 10 पाई। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि हमें केवल फाइनल आंसर से मतलब है, ठीक है। ये 22/7 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू उधर पाई में ही आंसर आ रहा है। इसको पाई में भी रहने दोगे तब भी चल जाएगा। चलो पाई से पाई कैंसिल, थीटा की वैल्यू चाहिए, सबको ट्रांसपोज कर लें। तो यहाँ से देखो ये 10 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 360, बाकी सब डिवाइड में। ये 2 और 12 दोनों डिवाइड में, ठीक है। 12 3 से 36 और 2 से करें तो ये 15 टाइम्स, ये आ जाएगा 150। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। तीसरा वाला देखिए, गिवन फिगर बोला है एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के। एडी दिया है, एई दिया है, डीबी दिया है, ईसी दिया है। एक्स की वैल्यू पूछिए। बीपीटी लग जाएगी यहाँ पर। तो देखो बीपीटी लगाएंगे, ये हो जाएगा AD/DB इक्वल टू AE बाई EC। तो AD/AB मतलब 2x/4 इक्वल टू x+2/3। ये 2 से सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 3x इक्वल टू 2x+4। 2x को इधर लाओ, माइनस हो जाएगा तो x मिल जाएगा 4। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखें फोर्थ वाला, HCF एंड LCM ऑफ नंबर इज दिस। हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। मल्टीपल चॉइस में फॉर्मूला हमें लिखना है, केवल हमें पता होना चाहिए। तो दोनों नंबर क्या दे रखे हैं 40 और 30, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 4 3 ज़ा 12 और 2 0 एज इट इज़ 1200। ऑप्शन सी करेक्ट है। एग्जाम में केवल आंसर लिखना था। फिफ्थ वाला देखो, ट्रायंगल ABCDF के सिमिलर है। एंगल ए दिया है, ई दिया है, तो सी पूछा है। तो मैं थोड़ा सा फिगर से बता देता हूँ। देखो ये रहा ABC, एक ही ट्रायंगल ले रहा हूँ। इसमें ए दे दिया हमें 55, सी पूछा है, सपोज से एक्स का है, बी नहीं पता। बी कैसे पता चलेगा, सिमिलर के कंसेप्ट से। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे। देखो पहला पहला इक्वल ए और डी, दूसरा दूसरा इक्वल बी और ई, और ई आपको दिया 45, मतलब बी भी 45 का हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो देखो एक्स 45 55 सबका सम 180 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 55 और 45 100, ट्रांसपोज कर दो तो एक्स हो जाएगा 180 माइनस 100, मतलब 80 का आना चाहिए। तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट में बोला है एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ ए सर्कल इज 130, एंगल बिटवीन टेंजेंट। ये तो एक थ्योरम आपको पता है कि इस तरह से अगर कोई टेंजेंट जा रही है और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना 130, तो टेंजेंट के बीच वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब x और 130
ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। 130 को ट्रांसपोज कर दो, माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 130 मतलब 50 का। ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ वाला देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 z टेन स्क्वायर थीटा बताना है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। और 1/2√2 कब होता है? ये साइन 45 पे होता है। मतलब यहाँ से थीटा पता चल गया है 45 का, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 45 का स्क्वायर। 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, ऑप्शन डी। एट्थ में बोला है डिफरेंस ऑफ मोड इन मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24। तो डिफरेंस बताओ मीडियन एंड मीन का। फॉर्मूला हमें इंपीरियल रिलेशनशिप यूज करना है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप, दैट 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। देखो यहाँ डिफरेंस किसका बोल रहे हैं? मोड मीडियन का डिफरेंस और मीन मीडियन का डिफरेंस। तो हम इस मीन को लेफ्ट में ले आते हैं और एक मीडियन को उधर भेज देते हैं। 2 मीडियन यहाँ पर रह गई, मीन इधर आके माइनस का 2 मीन हो गया, मोड पहले से उधर ही है एज इट इज, और एक मीडियन यहाँ से भेजा तो एक मीडियन इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। यहाँ क्या है? मोड माइनस मीडियन, मतलब मोड और मीडियन का डिफरेंस, और वो हमको दिया 24, ये रहा 24। हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन और मीन का डिफरेंस, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है यही फाइंड करना है। 2 को ट्रांसपोज कर दो, उधर जाके आधा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ये जो क्वांटिटी ये मिल जाएगी 24 का आधा, मतलब 12। तो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट में बोलो देखो क्या दिया है, बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस दी है 22, मतलब यहाँ पे 2πr की वैल्यू दी है 22, आर निकालना रहेगा, तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ट्रांसपोज करेंगे 22 तो 1 टाइम कैंसिल, 2 डिवाइड में जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में, तो आर हो जाएगा 7/2। अब अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है πr², ठीक है, और क्वाड्रेंट बोला है तो 1/4 पाई और आर का स्क्वायर, मतलब 7/2 दो बार लिखना भाई। चलो कैंसिल करें, तो देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से, इस 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 बचा, नीचे 4 2 जा 8, 77/8 बच रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? डी वाला। नेक्स्ट में देखो मिड पॉइंट बोला है ए और बी का, तो मिड पॉइंट क्या है? दोनों को ऐड करके आधा करना, तो एक्स का अगर का करेंगे तो -2 और -6 को ऐड करके आधा करना है, और वाई क्वाड्रेंट के लिए 8 और 4 को ऐड करके आधा करना है। तो यहाँ पर -6 -2 -8 का आधा -4, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, -4 6 बनना चाहिए, जो कि है ऑप्शन सी में। डी में देखो मिलता जुलता है। नेक्स्ट में ए पी ए क्यू टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। देखो टेंजेंट इक्वल होती है तो ये दोनों इक्वल है ए पी ए क्यू। फिर यहाँ बोला है कि दोनों के बीच का जो एंगल है 90, और हमें पता करना है रेडियस। हमने देखा कि यहाँ एंगल 90 है, तो जो रेडियस के बीच वाला एंगल है ये भी 90 होगा, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, इधर 90 ये भी 90। रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, मतलब यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, चारों एंगल 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल, मतलब ये क्या हो गया? एक स्क्वायर दे रखा है हमें, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो बची हुई दो साइड भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो रेडियस आएगी 2, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होगी? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये a1 b1, ये a2 और b2, ये हो जाएगा 2k/6 नॉट इक्वल 5 बाय, और यहाँ पर भी 5/5, ये तो 1 हो गया। ट्रांसपोज करें तो k नॉट इक्वल टू 6/2, मतलब नॉट इक्वल 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ऑप्शन ही आ रहा है 13 वाला। देखिए x इज ए होल नंबर देन 8 रेज टू द पावर x एंड्स विथ एन इवन डिजिट, एक्सेप्ट कौन से केस में ये इवन पे एंड नहीं होगा? कोई भी पावर ले लो 8 की तो इवन ही आएगा, लेकिन ये वाला देखो 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1, और 1 क्या है? ऑड है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सब पे तो इवन ही मिलने वाला है। नेक्स्ट है देखो
14 5/cot² माइनस 5/cos² इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है, सिंप्लीफाइड करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये मिल जाएगा 5 tan² और कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो मिल जाएगा 5 sec² 5 कॉमन, ये बनेगा tan² माइनस sec²। आइडेंटिटी यूज़ करना है, आइडेंटिटी आपको पता है 1 + tan² इक्वल टू sec² होता है। सेक को इधर लिया, 1 को उधर भेज दिया, तो ये जो वैल्यू बनेगी ना tan² माइनस sec² की, ये -1 बनेगी क्योंकि 1 उधर जा रहा है, तो यहाँ आंसर आएगा -5। बहुत सारों ने 5 करके आए होंगे, ऑप्शन सी है -5। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए 1 है, बी -4 है और सी 3 है। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b² माइनस 4ac होता है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 16 -12, तो 4 बचना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। 16th वाला देखिए, एक बैग में 4 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है, इसमें से एक बॉल रैंडमली चूज़ करिए, प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो येलो होने के चांसेस। तो देखिए रेड कितनी है 4, येलो कितनी है 2, तो टोटल बॉल चाहिए हमें, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे येलो की, तो फेवरेबल बाय टोटल मतलब 2/6, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, सिंप्लीफाइड कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव ही आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए करेक्ट। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके भी दे सकते हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म करोगे तो x² प्लस का 2x प्लस का 1x प्लस का 2 इक्वल टू 0, एक फैक्टर इधर से एक फैक्टर इधर से, तो x+2 बनेगा और x+1 बनेगा। जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x की वैल्यू -2 और -1 दोनों नेगेटिव, ठीक है, तीनों पॉजिटिव है मतलब दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे, सॉरी दोनों जीरोस नेगेटिव आएंगे या रूट्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882, देखो चारों में 2 3 और 7 ही आ रहा है, केवल पावर अलग अलग है, सिंप्लीफाइड करके देख लें कहाँ पर लग रहा है, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ज़्यादा पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आधे में सॉल्यूशन आ जाएगा। इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये ऑड हो गया मतलब 2 से तो होना नहीं है, तो 2 एक ही बार आएगा, अब 2 नहीं आ सकता। किस में 2 एक बार आ रहा है, केवल सी वाले में 2 एक बार आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इधर काम हो गया, टाइम बच गया। असर्शन रीज़न, असर्शन बोला 19 वाले में, कॉमन डिफरेंस जो ईपी में है वो 4 है, और रीज़न दिया कॉमन डिफरेंस जो होता है an-1 होता है, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करके, ये तो ट्रू है। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस 1 में से 5 को माइनस करें, कितना आ रहा है -4, इधर से माइनस करके देख ले, -3 से -1 कितना आ रहा है -4, मतलब क्या आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं 4 बोल रहे हैं, मतलब ये तो रॉन्ग है, -4 आ रहा है, प्लस का 4 बोल रहे हैं, तो असर्शन फॉल्स हो गया, रीज़न ट्रू हो गया, असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, मतलब ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 20th, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग ए डाइस इज 0, क्योंकि डाइस पर 6 तक ही नंबर होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, ऑब्वियसली ट्रू है। फिर ये बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, क्योंकि 8 आना पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है इसलिए 0 है, ये भी ट्रू है। इस रीज़न का यूज़ असर्शन में हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि 8 होता ही नहीं है तो इम्पॉसिबल ही है, आ ही नहीं सकता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। असर्शन रीज़न दोनों ही ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। सेक्शन बी के क्वेश्चन 2 मार्क करें, मतलब जहाँ भी फॉर्मूला लगेगा वहाँ फॉर्मूला जरूर लिखना। क्या बोला है 1/2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो की वैल्यू बताओ। अगर 1/2 रूट है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये बोलेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा कि 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2
-5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर मिलेगा 1/4, यहाँ पर मिलेगा k/2, यहाँ पर मिलेगा -5/4 इक्वल टू 0। ये 1/4 और -5 दोनों में अगर कॉमन लेते हैं, या दोनों को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो देखो k/2 ये हो जाएगा 5/4 और माइनस का 1/4। एलसीएम आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 - 1 दैट मीन्स 4/4। ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4। तो k/2 हो गया 1, 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो k मिल जाएगा 2। मिल जाएगा आंसर। यहाँ देखो इवेलुएट करना है, 10² 30 -10² 60 प्लस cos6² 45। वैल्यू रखेंगे तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। 10 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस cos6 45 ये होता है √2, तो √2 का स्क्वायर। यहाँ मिलेगा 1/3 -3 प्लस का 2। एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर पहले इस 3 और 2 को चेक ऐड कर लो तो माइनस का 1 बन जाएगा। हो जाएगा 1/3 माइनस का 1। अब एलसीएम लेंगे एनसीएम 3, तो ये माइनस का 2/3 बचेगा। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिगर छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ में आने में आसानी हो जाएगी। ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है, ये रहा ए। यहाँ से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ओ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ से जो टेंजेंट आ रही वो 6 है, ध्यान रखना है। टेंजेंट को 10 नहीं लेना है, ये जो टेंजेंट आ रही है ना, सपोज इस पी पॉइंट पर ये टेंजेंट 6 है, क्योंकि जब भी ट्रायंगल बनता है ये वो हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी साइड। यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, रेडियस फाइंड करना है। क्योंकि ये ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, रेडियस परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये 8 आना चाहिए रेडियस, क्योंकि ये हमें मिलेगा 10² इक्वल टू 6² प्लस r²। यहाँ से r² हो जाएगा 100 - 36 84, जो कि होता है 8 का स्क्वायर, तो r हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो 24 वाले में, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, तो इसकी वैल्यू बताओ, α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व करके अल्फा बीटा करके रखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, देखो अल्फा² बीटा एक आइडेंटिटी होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 नहीं है, एक ही अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा और चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा ऐड कर दिया और अल्फा बीटा माइनस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 टर्म देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, माइनस का b/a होता है, ये माइनस का 7/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो हो जाएगा 5/2। अब वैल्यू रख दो, ये मिल जाएगा माइनस के 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर मिलेगा 5/2। ये करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बाय 4 और माइनस का 5/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 5 2 जा 10, हो जाएगा 39/4। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, या तो ऊपर वाला करना है नीचे वाला। इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या बोला, इसमें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर जीरो सम अल्फा बीटा मान लें, तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है कि अल्फा जो है वो 1/बीटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं अल्फा बीटा कितना है 1। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी हमने लगाया था c/a वाला कंसेप्ट, तो c ये पूरा नेगेटिव है और ये रहा a। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास माइनस का p-2/6 इक्वल टू 1। 6 को ट्रांसपोज कर दें तो देखो ये मिलेगा हमें माइनस का p और प्लस का 2 इक्वल टू 6। इस 2 को उधर भेजेंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का p इक्वल टू 4 मिलेगा, दैट मीन्स p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, तो ये आंसर बनेगा। 25 वाला देखिए, रेशियो फाइंड करा है जिसमें ये पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, इनको ज्वाइन करने का, और फिर y की वैल्यू भी बताना है। तो पहले रेशियो फिर y, दोनों चीज़ें एक साथ पूछ रही है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट A और ये रहा P, और इसको हम ले लेते हैं कोई P है। यहाँ पर A दिया है आपको -2 - 5, यहाँ पर B दिया है 6, 3,
और यहाँ कहीं एक पॉइंट आ रहा है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, रेशियो फाइंड करना है तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है M1 M2 और ये सब के लिए है, या फिर आप K रेशियो 1 करके फाइंड कर दें। तो देखो K रेशियो 1 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ले लिया कि ये K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, फॉर्मूला लगाएं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लगा रहे हैं क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा K(x2), ये x2 है, ये हो जाएगा 6K प्लस 1(x1), तो यहाँ पर मिलेगा -2 बाय K प्लस 1, यहाँ से K मिलेगा, इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3K प्लस 3 इक्वल टू 6K माइनस 2, 3 के को राइट में ले आओ, 2 को लेफ्ट में ले आओ, 2 इधर आके 5 हो जाएगा और ये उधर जाके 3K, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा K की वैल्यू 5/3, मतलब जो रेशियो बनेगा वो 5:3 बन गया। ठीक है, 5:3 बन गया। अब उसके बाद आपको y चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y कोऑर्डिनेट होता है यहाँ k के प्लेस पर 5 और 1 के प्लेस पर 3, m1 x2, तो 5 का m1 y2 लगेगा y के लिए, m1 y2, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस m2 y1, 3 का मल्टीप्लाई -5 में बाय m1 प्लस m2, यहाँ मिलेगा 15 और यहाँ भी 15, 15 माइनस 15 हो गया भाई, ये तो मतलब 0, y0 आ गया। बी वाला पार्ट देखिए, बी वाले पार्ट में बोला है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ लेना है हमको, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल वाई कोऑर्डिनेट ही है, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये जो पॉइंट है अगर हम इसको P ले लें तो A से P की डिस्टेंस और इस B से P की डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, ऊपर वाले में सेक्शन फार्मूला था, नीचे वाले में डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, दोनों तरफ अंडर रूट आएगा, तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो माइनस का 4 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करें तो हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, सॉरी स्क्वायर, चलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो रूट तो हट जाएगा, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर बनेगा मतलब 36, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर तो मिलेगा वाई स्क्वायर और माइनस का 2ab मतलब माइनस का 10y, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगाएंगे करेंगे तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6y, देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट करें तो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस 16 और 9 मिलकर 25 होता है, ये 25 से कैंसिल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, तो आप इस 10y को राइट में ले जाओ, तो इसके बाद हम वाई निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 36 और 10y इधर आके प्लस का y हो जाएगा, तो 10y प्लस का और 6y माइनस का, तो 4y ही बचेगा, ठीक है, 4 को ट्रांसपोज कर दिया तो y हो जाएगा 36/4 मतलब 9, तो y आ गया 9, ठीक है, तो पॉइंट जो बनेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस P पॉइंट के 0,9, ये फाइंड करना था। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको 26 नंबर का क्वेश्चन है 3 मार्कर है सर, ये ए करना है या बी करना है, ये दोनों ही एनसीईआरटी से हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में 10.2 का है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11, पूरा एज इट इज एनसीईआरटी से, ये भी बुक का ही है 10th चैप्टर का, ये आपकी थ्योरम 10.2 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, बहुत बार आई है ये दोनों ही एनसीईआरटी से ही पूरे एज इट इज कॉपी करे गए हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं, बुक में दिया और सॉल्यूशन भी आपको पता है। ये जो 27 वाला दिखा ना, या तो ए करना है बी करना है, तो जो ऊपर वाला है ना ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू चेंज करिए वहाँ पे, एनसीईआरटी में हॉर्स वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 11.1 में 8 का, तो यहाँ जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी में जो 11.1 का क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, वैसा का वैसा, बस इसमें वैल्यू चेंज कर दी है,
तो देखो वैल्यू चेंज करके यहाँ क्या करा है, यहाँ पे फोर्स जो बुक में दिया है साइड ऑफ विथ साइड जो दे रखी है यहाँ 20 है, बुक में साइड 15 थी, ठीक है। और जो रोप है वहाँ 5 मीटर है, यहाँ रोप 14 मीटर है, ये चेंज कर दिया, बुक में ये 5 है और ये 15 है, बाकी पूरा वही है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एरिया ऑफ द पार्ट वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्रेस। बुक में दिया था कौन सा एरिया जहाँ हॉर्स ग्रेज कर सकता है, यहाँ पूछा है कौन सा ग्रेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज करा है, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा है, मतलब बुक के क्वेश्चन को हेर फेर कर दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर फिगर ड्रॉ करें तो क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। इस तरह का एक ट्रायंगुलर फील्ड है यहाँ पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा। इसकी साइड है 20 मीटर। एनसीडी का क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के करा है, वहाँ आपको किसमें दिया था ये हॉर्स वाला, ये स्क्वायर पे दिया था, इस बार ट्रायंगल पे कर दिया है। और यहाँ पे एक कॉर्नर पे हॉर्स बंधा है सपोज यहाँ से, और इसकी जो रोप है 14 मीटर तक जाती है, मतलब ये ऐसे वाला हिस्से पर करेगा, तो ये वाला हिस्सा तो ये ग्रेज कर लेगा, ठीक है। बचा हुआ हिस्सा ग्रेज नहीं कर पाएगा। तो बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो इस पूरे एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर से निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला आपको पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, तो यहाँ भी एंगल 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी एंगल 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। रेडियस क्या है यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी रोप है, कितनी रोप है इसकी भाई 14 मीटर, तो 14 मीटर रोप है, मतलब ये हो जाएगा 14 × 14। अब इसको सिंप्लीफाइड करके सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो देखिए √3/4 और 20 का स्क्वायर 400 माइनस यहाँ पर सिंप्लीफाइड करें तो देखिए ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, 6×6 = 36, 7×2 = 14 और ये 2 से 3 टाइम, बस अब कुछ नहीं होना है इसका। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा वो लिख लेते हैं हम, यहाँ पर है ये 22 × 14/3, देखो 400 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 100√3, और यहाँ पर 22 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 308/3, ठीक है। बस इतना ही, √3 की वैल्यू बोली नहीं इसलिए मत रखो। ये क्या दिया मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये नहीं करना है तो फिर और वाला है, और वाले में क्या बोला, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8 PM, टाइम दिया है, बनेगा वही सेक्टर। ये जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट टाइम दिया, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को वैल्यू चेंज करके दिया है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है ऐसा जिसमें टाइम दिया है 6:05 से 6:40 AM का, तो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को चेंज करा हुआ है। यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो फिगर देखें तो यहाँ से इस तरह से ये क्लॉक है, इसकी हैंड है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर जब थी टाइम कितना था 8 बज रहे थे, ठीक है। अब 8:05 मतलब इतना चल गया, ये तो वही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जब चल के गया 8 बजे से 8:05 तो कितना एंगल गया ये आपको पता होना चाहिए। तो पूरा होता है 360 डिग्री, ये आपको शायद याद होगा कि 1 मिनट का जो एंगल है वो उसका 60 नंबर का पार्ट होता है, मतलब 1 मिनट में जो होता है वो 360 का 6 पार्ट, मतलब 6 डिग्री चलता है। यहाँ कितने मिनट है, 8 बज से 8:05 के बीच में कितने मिनट होते हैं, ये 5 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट में एंगल कितना हो जाएगा, 6 × 5, दैट मीन्स 30 डिग्री। ये पता करना है, ये एंगल 30 है। आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ द मिनट एंड एरिया बताना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही ट्विस्ट था, अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी 14, तो 14 का स्क्वायर 2 बार 14 लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। चलो 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से तो 12 टाइम कैंसिल हो गया, 7 से देखिए 7×2 = 14, फिर ये 2 से 2×6 = 12, फिर अगेन 2×3 = 6 और ये 2 से 11 टाइम्स, बस इसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो 11
14 ऊपर बचे और नीचे 3 बचा है, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो आंसर, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो 14 में 11 का मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 154 और बाई 3, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। ट्राइसेक्शन की बात करें मतलब 3 पार्ट। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है चैप्टर 7 में, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसकी वैल्यू चेंज करके दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, बस ये वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये चेंज कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज ही आएगा। क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर जो बनेगा ट्राइसेक्शन, दैट मीन्स ये वाली लाइन है जो ए और बी के बीच में, तो 3 पार्ट होंगे, तीनों पार्ट इक्वल होंगे, ये पी और क्यू, इनके कोऑर्डिनेट बताना है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, -3, बी के कोऑर्डिनेट है -4, 3। पी और क्यू के लिए देखिए 3 पार्ट हो रहे हैं तो 1, 1, 1। पी के लेफ्ट में 1 पार्ट है, राइट में 2 पार्ट है, तो पी के लिए जो रेशियो बनेगा वो पी के लिए 1:2 बनेगा, क्योंकि लेफ्ट में 2 पार्ट, राइट में 1 पार्ट है, तो ये 2:1 बनेगा। बाकी ये तो फिक्स है, ये आपके x1 y1 और ये x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलो पी के लिए कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो 1:2 पे चलना है, m1 x2, तो ये मिलेगा -4, m2 x1, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये मिलेगा हमारे पास प्लस का 10 बाय m1 + m2, ये मिलेगा 3। ठीक है, ये आपका पी का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसे ही हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो मैं एक साथ ही दोनों निकाल दूँ। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, प्लस m2 y1, 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से, तो माइनस का 6 बाय m1 + m2। यहाँ से p के कोऑर्डिनेट देखो, ये बनेगा 6/3, दैट मीन्स 2, यहाँ बनेगा -3/3 मतलब -1। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट निकालें, अब q के लिए m1 m2 चेंज हो जाएगा, बाकी x1 y1 x2 y2 रहेगा। अब m1 2 है तो m1 x2, 2 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -8, m2 x1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो +5 बाय m1 + m2 3, फिर m1 y2, 3 2 ज़ा 6, m2 y1, तो -3 बाय m1 + m2 मतलब 3। तो यहाँ से हमें q के लिए मिलेगा, देखिए -8 और +5, -3/3 मतलब -1, यहाँ मिलेगा 6 - 3, 3/3 मतलब 1, ये मिलेगा कोऑर्डिनेट। यहाँ प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में 3 - 2√5 इज इरेशनल और गिवन है कि √5 इरेशनल है, फर्स्ट चैप्टर से। ये जो क्वेश्चन दिया है ना 29, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.2 का 2, वहाँ से उठाया है ये, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया है। बस यहाँ पर क्या करा है, वहाँ प्लस दिया माइनस दिया और ये आपका एडिशनल दे दिया कि √5 इरेशनल है। वो वही करना है कि इसको हमें रैशनल सपोज करना है, फिर इरेशनल प्रूफ करना है कि हमारी जो अज्यूमशन थी वो रॉन्ग थी, तो वही का वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस साइन का चेंज है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये बुक में दिया पॉजिटिव है, बस ये साइन चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज ही है, बस यहाँ माइनस है। LHS हमारा √5 बनाना है एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आना है, तो एक साइड इरेशनल और एक साइड रैशनल बनेगा, और फिर कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन। 30 नंबर का क्वेश्चन देखें, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है, ये एनसीईआरटी में ही एक्सरसाइज 8.3 के 4th का 9th नंबर का क्वेश्चन है। बुक में आपको ए में दे रखा है और यहाँ एंगल को ए के प्लेस पर थीटा कर दिया, पूरा का पूरा वही है, तो ये आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 31, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस फाइंड भी करना है रिलेशन, ये आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, पूरा एज इट इज वही क्वेश्चन है और आपको सिंप्लीफाइड करके दे दिया। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 से फर्स्ट का 3rd पार्ट है, ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है। वहाँ पर आपको ये 7x माइनस का पीछे कर दिया और 3 पहले, इसको पूरा प्रॉपर अरेंज करके दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आपको पता ही होगा कैसे करना है, और बहुत बार कर भी चुके होंगे आप। सेक्शन डी के क्वेश्चंस में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन में एज इट इज कॉपी नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज करा है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है उसी को चेंज करा है।
ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 में थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, उसी में वैल्यू चेंज करिए, बाकी सॉल्व पूरा उसी पैटर्न पे होगा, इसीलिए क्वेश्चन ही रटना है, सॉल्व करना आना चाहिए कि करा क्या है। क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और 2 सेपरेट करा न्यूमरेटर से तो फ्रैक्शन 1/2 है, तो फ्रैक्शन पता करो। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, तो न्यूमरेटर हम ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर ले लेते हैं y, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x/y या x/y। अब कंडीशन लगाएंगे, तो पहली कंडीशन लगाएंगे, क्या बोला है, फ्रैक्शन 3/4 हुआ था कब, जब 2 न्यूमरेटर में ऐड करें और 1 डिनोमिनेटर में, तो x में 2 ऐड करें और y में 1 ऐड करें, तो ये क्या हो जाता है 3/4। इसको सिंप्लीफाइड करके कि क्वेश्चन बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4x + 8 और इधर हो जाएगा 3y + 3, 3y को इधर ले आए 8 को इधर ले जाए, तो हो जाएगा 4x - 3y = -5। ये हमें एक इक्वेशन मिली। ऐसे हमें सेकंड कंडीशन लगा के सेकंड इक्वेशन बनना है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, 2 सेपरेट करा है न्यूमरेटर से मतलब x - 2, और 1 सेपरेट करा है डिनोमिनेटर से y से भी 1, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2x - 4 = y - 1, y को इधर लिया 4 को उधर भेज दें, तो हो जाएगा 2x - y, 4 इधर आके प्लस का होगा तो प्लस का 3। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है, अब चॉइस आपकी, आपको कैसे सॉल्व करना है, प्लस करके माइनस करके जो भी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 - 1 करेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगी 6x - 3y = 9, और इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, 4x - 3y और इक्वल टू -5। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, साइन चेंज होने के कारण ये भी माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर ये +- 3y तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर हमें मिलेगा 6x में से 4x गए तो 2x, और यहाँ 9 और 5 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 14, तो x 14 का आधा मतलब x हो जाएगा 7। ये वैल्यू आप कहाँ रखें 1 2 में, जहाँ आपको रखना है 2 में रख दो, ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 14 - y = 3, y को उधर ले आए 3 को उधर ले आए, ये हो जाएगा 11 = y हो गया 11। उनसे पूछा फ्रैक्शन क्या है, ये आखिरी में लिखना है, तो नंबर 0.5 कट गए होंगे अगर नहीं लिखा होगा तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/11, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मीडियन फाइंड करने का बोला गया है, बुक का क्वेश्चन नहीं है, नहीं एग्जाम्पलर का है, पैटर्न सेम रहेगा कि जो आपको मीडियन फाइंड करना है वही प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी आपको मीडियन का कंसेप्ट लगाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहेगी, ये है फ्रीक्वेंसी, यहाँ करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड, प्रीवियस को ऐड करते हुए जाएंगे, यहाँ तो 6 ही रहेगी, यहाँ 6 11 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 17। अब इस 17 में 21 ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88, सॉरी 38, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 718 और 213 38। अब इस 38 में 23 ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 और 3 और 3 6 61, फिर 61 में 14 ऐड करके यहाँ लिखेंगे 4 और 1 5 6 और 1 7, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 80, यहाँ पर ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या आया n, मतलब यहाँ पर n हो गया हमारा 80। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना रहता है मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए आपको चाहिए रहता है n/2, तो n/2 मतलब 80 का आधा, तो 80 का आधा हो जाएगा 40, ये 40 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, तो 40 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू है 61, तो ये हमारी मीडियन क्लास आ गई, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमारे पास हो गई, ये आपको लिखना था एग्जाम में कि मीडियन क्लास क्या है, ये मीडियन का इसके मार्क्स रहते हैं 35 से 45, इसके बाद फॉर्मूला और केवल वैल्यू, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको शायद याद होगा कि L
प्लस यहाँ पर आता है n/2 माइनस CF0/F1 × H। तो देखो मैं यहाँ पर क्या है इसमें टेबल में लिख लेता हूँ। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये रहा L। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 मतलब इससे पहले वाली ये रही। F1 इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही। और H गैप कितने की चल रही है? 35 से 45, 10-10 की गैप चल रही है ना, मतलब H चल रहा है N का। चलो वैल्यू रखें और कैलकुलेशन करें। ये हो जाएगा L, दैट मीन्स 35 प्लस यहाँ ब्रैकेट में देखिए n/2 मतलब 40, और इसमें से माइनस करना है CF0 38 बाई F1 फ्रीक्वेंसी 23 और मल्टीप्लाई बाय H जो कि है 10 का। तो यहाँ मिलेगा 35, 40 में से 38 गए 2 और मल्टीप्लाई 10 हो गया, ये 20 हो गया, 20/23। एलसीएम मत लेना, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको डेसिमल में 2 प्लेस तक ले जाओ कि 20 को अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस तक चल जाएगा। तो 20/23 पॉइंट में ही आना है 0.86, यहाँ मिलेगा 35.86। दैट्स इट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम से चॉइस में या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी है। रट्टा मारोगे तो नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन दिया पहले वाला टॉय वाला, ये 12.1 का जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसमें वैल्यू चेंज करी है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वैल्यू चेंज कर दी। वहाँ रेडियस 3.5 थी, यहाँ 7 कर दिया डबल, और टॉय की हाइट वहाँ पर 15.5 थी, यहाँ डबल कर दी 31, जस्ट वही वैल्यू है। और ये क्वेश्चन जिसके और में दिया ये भी इसी एक्सरसाइज का है, इसी एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ भी वैल्यू चेंज कर दी है, तो ये भी एनसीईआरटी से ही आया है। यहाँ वैल्यू क्या चेंज कर दी, ये जो रेडियस थी ये 4.2 कर दी, और आपको वहाँ दिए 2.1 सॉरी 3.5 वो चेंज करिए, और जो हाइट है 15 ये चेंज कर दी, बाकी पूरा एज इट इज ही है। तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले ए वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ बोला है टॉय किस फॉर्म में, कोन ऑफ रेडियस 7 माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। तो टॉय वाले क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ये मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे इसके तभी बताया था इस तरह का। तो इसमें दो शेप इन्वॉल्व है, ऊपर वाला कौन, नीचे वाला हेमिस्फीयर। टोटल हाइट दी है और सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कोन के लिए फाइंड करें तो कोन के लिए सरफेस एरिया कौन सा आएगा, कोन का CS है और हेमिस्फीयर का CS है। तो कोन के लिए यहाँ पर रेडियस तो दोनों की सेम है, रेडियस तो 7 ही है दोनों की 7, लेकिन टोटल हाइट है 31। ये भी क्या है, रेडियस हेमिस्फीयर की, ये भी क्या है, रेडियस हेमिस्फीयर की। तो जो कोन के लिए हाइट हो जाएगी वो टोटल हाइट में से इस रेडियस को माइनस करके आएगा, ठीक है। इस 31 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और दूसरा शेप जो दे रखा है हमें हेमिस्फीयर, उसके लिए तो केवल रेडियस का ही काम है जो दिया है 7, ठीक है, टोटल हाइट के कारण हमें। अब सरफेस एरिया इस टॉय का दोनों का CSI ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा इसमें CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर दोनों ऐड हो जाएंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, CS ऑफ कोन ये होता है πRL, और CS ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। L नहीं गिवन है, L आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 7 और 24 है तो 25 आएगा, पाइथागोरस लगा के देख लेना, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट तो पता ही होगा कि 25 ही आएगा, ठीक है। एक्सलेंट हाइट। चलो दोनों में देखिए रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन लेके कर लेंगे, पाई आर कॉमन लिया, यहाँ बचा L प्लस 2R। अब वैल्यू रखो, यहाँ नहीं बोला लेकिन इंस्ट्रक्शन में दिया है कि पाई 22/7 रखना, का नहीं बोला है तो 22/7, R कितना है 7, ब्रैकेट के अंदर L 25 प्लस 2R, तो रेडियस कितनी है 7, उसका डबल 14। ये तो कोई 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22, यहाँ पर 25 में 14 ऐड हो गया, 549,213 39। अब मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 39 में 22 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 858, और ये यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसका सेकंड वाले पार्ट में देखो वुडन आर्टिकल दिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमें क्या बोला है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इस सिलेंडर से भी CSA आएगा और इस दो हेमिस्फीयर के CS आएंगे, एक ऊपर वाले का CSA एक नीचे वाले का CSA, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिलेंडर के लिए और हेमिस्फीयर दो शेप की बात करिए, यहाँ पर
रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही होगी, तो यहाँ रेडियस कितनी है 4.2, यहाँ भी रेडियस कितनी है 4.2। ठीक है, सिलेंडर की हाइट है 15, यहाँ पर सिलेंडर की हाइट है 15 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की तो हाइट का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा वो रहेगा इस बी वाले पार्ट में। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो इस सिलेंडर का सी ए से आएगा, दैट मीन्स 2πRH, प्लस ऐसे दो हेमिस्फीयर के सी ए से जुड़ रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स 2πr² हो जाएगा। दोनों में देखिए 2πr कॉमन, तो यहाँ पर बच गया h और यहाँ पर बन गया 2r। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2 पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस कितनी दी है 4.2, मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में एच ए 15 प्लस डबल, इस 4.2 का डबल करेंगे तो 8.4 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाइड करना है, देखिए ये 7 से 4.2 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 0.6, ये हो जाएगा यहाँ पर 44 इंटू 0.6, यहाँ 15 में 8.4 ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 23.4। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 44.6 और 23.4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 617.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सरफेस एरिया वैल्यू में हमेशा होता ही है, एज इट इज़ नहीं आते, वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल वाले चैप्टर में तो एनसीईआरटी से ही आता है, ये वाला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ये वो है। ठीक है, और यहाँ जो दिया है प्रूव दैट लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हेन दैट इज डिवाइडेड सेम रेशियो, ये सीधे सीधे आपको बीपीटी थ्योरम पूछ लिया है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, तो एग्जाम्पलर से उठा लो या फिर एनसीईआरटी से ही आप बीपीटी के थ्योरम को प्रूव करना है, तो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ है, ये दोनों हो गए। मतलब ट्रायंगल में वो जो एनसीईआरटी का था एज इट इज कॉपी आता है, कुछ चेंज नहीं कर सकते, ज्योमेट्री में जनरली नंबर में चेंज होता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ई में 3 केस स्टडी है 4-4 नंबर की, तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर में चॉइस है। पहली केस स्टडी देखते हैं कौन से चैप्टर पे बेस्ड है। देखो यहाँ पर बोला है सुमंत की मदर ने एक न्यू शॉप स्टार्ट करी, शू को कैसे डिस्प्लेस करा है, इन्हें डिस्प्ले करा है 3 पेयर जो है फर्स्ट रो में, 5 पेयर सेकेंड रो में और 7 पेयर थर्ड रो में। मतलब इस तरह से पहले 3 पेयर, उसके बाद 5 पेयर, उसके बाद 7 पेयर, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में देखिए एपी जो बन रही है वो 3 5 उसके बाद क्या है 7, इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो हमें एपी है तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो फर्स्ट टर्म सीधे सीधे पता चल गई भाई, ये ए है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, मतलब 5 में से 3 को माइनस करके, तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया 2 है। ठीक है, अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत ईजी सा दे रखा है बेसिक में। पहला वाला पार्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर डिस्प्लेस इन द 6th रो, मतलब ये A6 की बात कर रहा है। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी रहता है, एग्जाम में लिखना नहीं चाहिए नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये होता है A+5D, तो A है हमारे पास 3 और 5 इंटू डी, मतलब 5 इंटू 2, ये बना 10 प्लस 3 13, ये हो गया। ठीक है, मतलब लिखना रहेगा कि 6th रो में 13 शूज हैं, ऐसा लिखना था। सेकेंड वाले में देखिए डिफरेंस पता करना है फर्स्ट रो और 6th रो के शूज का, मतलब A6 और एक पहली रो मतलब A1, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ 13 थे, यहाँ 3 थे, मतलब डिफरेंस आ गया 10, ये भी बहुत ईजी था। हाँ, थर्ड पार्ट में जरा मजेदार है क्योंकि 2 नंबर का पार्ट है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो ए वाला करोगे तो बी नहीं करना है, बी करना है तो ए नहीं करना है। ए में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज डिस्प्लेस इन फर्स्ट 15 रोज, टोटल नंबर ऑफ शूज बताना है 15 रो में कितने हैं, A15 नहीं पूछा है, सम बोला है सम। ठीक है, टोटल मतलब सम, ये सीधे सीधे हमसे S15 की बात कर रहे हैं। S15 फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1, दैट मीन्स 15 - 1, तो हम डायरेक्ट लिख दें 14 इंटू डी, 14 इंटू डी, डी कितना है 2 का है। देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 15 बचा,
और यहाँ बचा 3 + 14 मतलब 17। तो 15 और 17 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 × 17, ये हो जाएगा 255, मतलब 255 शूज़ रहेंगे। ठीक है, इसका अगर बी वाला पार्ट करते हैं, बी वाले पार्ट में बोला है कि फोर्थ रो में जो शूज़ हैं वो 500 रुपये ईच पेयर बेचा है, तो बताओ कितना अमाउंट बनेगा टोटल फोर्थ रो के शूज़ को सोल्ड आउट करके। तो फोर्थ रो में कितने शूज़ है ये तो पता चले पहले, मतलब A4 फाइंड करना है जो कि होता है A + 3D, तो ये मिल जाएगा A, दैट मीन्स 3 + 3 × 2, 3 2 जा 6 और 3 कितने 9 पेयर शूज़ हैं फोर्थ रो में। एक कितने का बिच रहा है 500 का, तो टोटल कितने के बिके ये हमको बताना है, मनी, दैट मीन्स टोटल अमाउंट। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 500 × 9। ठीक है, मतलब 4500 के बिकेंगे फोर्थ रो में जो शूज़ रखे हैं वो। सेकेंड वाली केस स्टडी देखते हैं। यहाँ बोला दो पोल्स हैं डिफरेंट हाइट के, लेवल ग्राउंड पे और डिस्टेंस दोनों के बीच के 40 है, दिख रहा है ए से पी तक की डिस्टेंस दे दी 40। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो पी पर राइट एंगल है इधर और एक इधर ए पर पूरा। तो एक बना ए बी सी और एक बना ए क्यू पी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पर बोला है कपलिंग इज प्लेस्ड एट प्लेस सी, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एक सी पर एक कपलिंग करी है। चलो काम की बात नोट करते हैं कि हमारे को दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसके बेस्ड फर्स्ट सेकंड एक एक नंबर के, पहले वाले में बोला ए बी हाइट फाइंड करना है। ए बी हाइट फाइंड करने के लिए आपको ए बी पी ट्रायंगल पे चलना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखेंगे इस ट्रायंगल ए बी पी में, या बी ए पी लिख दो क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपको कि ए पर राइट एंगल बन रहा है, उसको नाम दे दिया बी ए पी। ठीक है, इसमें देखो एलिवेशन ये रहा 30 पे क्योंकि ये तो 90 हो गया, तो ये 30 वाला एंगल इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये बन रहा है बी ए पी इस तरह से। तो हमें ए बी हाइट फाइंड करना है। तो देखिए ये वाला 40 दिया बेस, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करना है, मतलब हमें tan थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो चलो tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमें tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए पी। tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा ए बी, और ए पी तेरा है 40, 40 को क्रॉस कर दिया तो यहाँ से ए बी मिल जाएगा। तो ए बी बन जाएगा 40/√3। रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज कर लोगे तो 40/3√3 मीटर ये आ जाएगा। √3 की वैल्यू बोला नहीं इसलिए रखना भी नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या बोला है, पी क्यू फाइंड करना। तो पी क्यू के लिए दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इधर वाला ट्रायंगल। यहाँ पर पी पर 90 बन रहा है, इधर क्यू है इधर ए है, अगेन ए पी 40 और ये एलिवेशन यहाँ पर 60 है, फिर से 10 लगेगा। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे इस ट्रायंगल क्यू पी ए में, यहाँ पर लगेगा tan 60 और ये हो जाएगा ये पी क्यू बाय ए पी। tan 60 होता है √3, पी क्यू बाय 40 को इधर भेज दे, यहाँ से पी क्यू मिल जाएगा। तो पी क्यू हो जाएगा 40√3 मीटर। तीसरे वाले पार्ट में तो कोई चॉइस ही है, तो ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है। तीसरे वाले पार्ट में अगर हम ए वाला करते हैं तो यहाँ क्या बोला है, इस ए वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉल पी क्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉल ए बी इज 30, देन फाइंड द डिस्टेंस बी क्यू। तो इसी में थोड़ा सा अगर देखें कि इस पी क्यू पोल पे टॉप पे ए बी के टॉप से एंगल जो है वो 30 बन रहा है। तो थोड़ा सा फिगर हम देखें तो यहाँ से एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और ये लाइन ऑफ साइट चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल अगर बन रहा है ये है 30 डिग्री, तो हमें क्या फाइंड करना है, बी क्यू डिस्टेंस बताना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको बी क्यू पी हो गया, आर नाम दे दूं। तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा ना इस वाले ट्रायंगल में चलना है, ये भी राइट एंगल ही होगा, कोई उसका करस्पॉन्डिंग है। तो ये आर क्यू और बी, यहाँ पर ये एलिवेशन है 30, नीचे 40 है तो ये भी 40 होगा, ट्रायंगल वाला है। और यहाँ पर आपको ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो बेस और हाइपोटेनस मतलब कॉस लगेगा, तो इस ट्रायंगल में कॉस लगाना है क्यू आर बी में। तो यहाँ हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू बेस, दैट मीन्स बी आर बाय हाइपोटेनस बी क्यू। cos 30 की वैल्यू रखेंगे तो ये होता है √3/2,
बी आर हमें फाइंड ही करना है, सॉरी बी क्यू फाइंड करना है, बी आर लिखा मैंने गलती से, बी क्यू फाइंड करना है, बी आर नहीं फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी आर की वैल्यू कितनी है 40 और बी क्यू हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेके बी क्यू निकाल लें। देखो बी क्यू इधर गया, ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 80 हो गया और √3 डिवाइड में आ गया। रेशनलाइज कर लोगे तो √3/√3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ ये हो जाएगा 80/3 √3 मीटर। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ क्या बोला, इफ द कपलिंग इज एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कपलिंग कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है। ये जो कपलिंग है ये ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। ये हाइट है मतलब यहाँ 90 एंगल बन रहा है, इसको एस नाम दे देता हूँ। अब ये बोला है कि हाउ फार द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी इज द कपलिंग। ये जो कपलिंग पर सी है ये इस ए बी पोल से कितना दूरी पर है। मतलब हमको जो बी वाला पॉइंट है ना, इसमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है ये समझो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इधर छोटा सा, ये ए एस और ये सी, तो ये एंगल तो 60 है। ये आपको बोल दिया सी एस कितना है 20 मीटर पर। आपको पूछा है इसकी इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब जो ए एस है वही डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही ए एस डिस्टेंस है, तो हमें ए एस फाइंड करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल इस ए एस सी में tan 60 लगेगा, tan 60 इधर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 20 और बेस हमें नहीं पता है। tan 60 होता है √3, तो इक्वल टू √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एस हो जाएगा 20/√3। रेशनलाइज कर दें तो 20/3 इंटू √3 मीटर, ये हो जाएगा कपलिंग का डिस्टेंस। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला केस स्टडी, देखो फैमिली स्ट्रक्चर दिए हैं, उसको पहले पढ़ के समझ लेते हैं, फिर नीचे उसके बेस्ड क्वेश्चन है। एक सर्वे हुआ है, 51% ऑफ द फैमिली इन यूएसए हैज नो चिल्ड्रन, मतलब 51% नो चिल्ड्रन वाले हैं, 20% एक चिल्ड्रन वाले, 19% 2 चिल्ड्रन वाले और 7% 3 चिल्ड्रन, और 3% है जिनके 4 या ज़्यादा चिल्ड्रन है, इस तरह से। अब इसके बेस्ड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बोली गई है, ठीक है। तो एक चिल्ड्रन वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, ऐसे टोटल परसेंटेज के फॉर्म में है, तो आप 100 का मानेंगे तो ये 51 इधर है, 20 इधर है, 19 इधर है, 7 इधर है, 3 इधर है, इस तरह से बनेगा। तो इसके बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं। देखो परसेंटेज में है तो हम टोटल को 100 लेके सपोज करेंगे कि लेट टोटल फैमिली जो है वो 100 पर है, ठीक है। अब इसी का परसेंटेज चलेंगे, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लें, कितने चिल्ड्रन है एक टेबल बना लेते हैं, और इसकी कितनी फैमिली है, कितनी फैमिली में चिल्ड्रन है, मतलब नंबर ऑफ फैमिली, ऐसी टेबल वाला। तो पहले वाले देखें, नो चिल्ड्रन जिसके 0 है, ऐसे कितने 51%, हमने 100 लिया तो 51 हो जाएंगे। 1 चिल्ड्रन वाले कितने हैं 20%, मतलब 20। 2 चिल्ड्रन वाले कितने हैं 19%, मतलब 19, क्योंकि टोटल 100 से ले रहे हैं। और 3 चिल्ड्रन वाले कितने 7%, मतलब 7। एंड 4 और मोर, 4 या उससे ज़्यादा वाले ऐसे कितने हैं 3%, मतलब 3, क्योंकि टोटल 100 पे लिया। अब देखिए इसके बेस्ड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सिलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 और 3 चिल्ड्रन। तो पहली इवेंट में 2 और 3 बोला है, मतलब 2 वाले भी चाहिए 3 वाले भी चाहिए, तो 2 वाले कितनी फैमिली 19, 3 वाले कितने 19। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है दोनों का सम हो जाएगा, 19 और 7 दोनों का सम, और टोटल कितना लिया हमने 100, तो हो जाएगा 19 और 7 सम कर दें, ये हो जाएगा 26/100, परसेंटेज के टर्म में 26%। सेकेंड वाले में देखिए क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 1 चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा। तो यहाँ जो सेकेंड इवेंट है एक से ज़्यादा वाले, मतलब 2, 3, 4, ये बाकी के तीनों हमारे फेवरेबल हो गए। तो फेवरेबल इस समय हो गए 19, 7 और 3, ये सारी फैमिली, ठीक है। आउट ऑफ 100, 19, 7 26 और 3 29/100, मतलब ये हो जाएगा 29%। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। इस थर्ड वाले में देखिए पार्ट ए करें या पार्ट बी करें, दोनों में से चॉइस है। अगर ए वाला करने जाते हैं तो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज़ लेस देन 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया वो क्या हो गया, लेस देन 3, मतलब 3 से कम वाले।
तो 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, शुरू के तीनों काउंट होंगे। तो हमारा फेवरेबल आउटकम ये 51, 20 और 19 तीनों में होगा, ये तीनों ही फेवरेबल है, क्योंकि क्या बोला है, लेस देन 3 बोला है, और टोटल है 100। चलो 51 और 19 ये हो जाएगा 60, 70, 80, 90, तो ये होगा 90 आउट ऑफ 100। मतलब ये 90% फैमिली ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से कम बच्चे हैं। ठीक है, अमेरिका की बात हो रही है। अगर इसका और वाला कर रहे हैं तो बी पार्ट में देखिए क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो अभी हमारा जो फेवरेबल है वो 2 से ज़्यादा वाला काउंट होगा। तो 2 से ज़्यादा वाली फैमिली देखो, 2 से ज़्यादा में ये लास्ट के 2 आएंगे, 3 वाले या 4 या ज़्यादा वाले, तो 7 और 3 हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, 7 और 3 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स हो जाएगा 10 आउट ऑफ 100, ये बन जाएगा 10% फैमिली। ठीक है, परसेंटेज में बोला था इसलिए परसेंटेज, तो इसमें कन्फ्यूजन अगर आप 51 लेके करेंगे तो भी हो जाए, लेकिन ये हमने फैमिली को 100 ले लिया ताकि परसेंटेज में सॉल्व करना आसान रहे। आई होप ये सॉल्यूशन आपको देख के पता चलेगा आपने कितने क्या स्कोर करें, और आपको सॉल्यूशन पता चल गया अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो कितना स्कोर करके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।